नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद नागर। आज इस वीडियो में आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना और उसके महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में मेरे ख्याल से हर घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर है, लेकिन कई बार उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से या ऑक्सीजन के लेवल्स की गलत जानकारी होने की वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसकी भी हमें सही जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि कब हमें डॉक्टर से परामर्श लेना है और कब हम घर पे इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ सकें। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से खोल के देखेंगे तो इसमें एक ऐसी प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर आपकी उंगली का अगर नाखून आता है तो ये सही तरीके से रीडिंग लेगा। अगर उंगली अंदर या बाहर की तरफ है ज़्यादा, या आपके उंगलियों पे नेल पेंट लगा हुआ है या किसी तरह की और कोई केमिकल लगा हुआ है, तो हो सकता है कि रीड करने में परेशानी पैदा करे। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको ऑक्सीजन का लेवल कौन सी उंगली में चेक करना है। ऑक्सीजन ब्लड का जो फ्लो है आपकी बीच की उंगली में सबसे ज़्यादा रहता है, तो आपको अपने हाथ की बीच की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर को लगाना है। ऑन करने के बाद इसको फिट करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अचानक से अपना हाथ आगे कर देते हैं, मेरा चेक कर लो। उनका हाथ भी लहराता रहता है और वो पल्स ऑक्सीमीटर के उसके लहराने की वजह से भी कई बार ऑक्सीजन के लेवल्स में फ्लक्चुएशन से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथ को आपको एक स्टेबल जगह पर रखना है, जैसे कि टेबल हो गया। फिर आपको इस पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करके अपनी उंगली में लगाना है। ऑक्सीमीटर की पहली रीडिंग देख करके आप ना घबराएं, क्योंकि ऑक्सीमीटर धीरे 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 एग्जैक्ट रीडिंग पे आता है। तो कम से कम 30 से 40 सेकंड इस ऑक्सीमीटर को अपने हाथ पे स्टेबली आप लगे रहने दें, और फिर उसके बाद की जो रीडिंग है उन्हें ही सही रीडिंग माने। मान लीजिए कि आपकी एक उंगली में रीडिंग 70% की आ रही है, तो घबराएं नहीं। आप उंगली चेंज करके दूसरे हाथ की बीच की उंगली में भी इसे चेक करें। हो सकता है कि लगाने की प्रॉब्लम हो गई हो सकता है उस उंगली का नाखून टूटा हुआ हो या उस पर कुछ लगा हुआ हो जिसकी वजह से, या आपके पल्स ऑक्सीमीटर में कहीं बार अंदर की प्लेट पे गंदगी आने की वजह से भी हो सकता है वो रीडिंग सही नहीं दे रहा हो। तो इसे नॉर्मल कॉटन से क्लीन कर लीजिए, किसी भी कपड़े से क्लीन कर लीजिए इसके सेंसर को, ताकि ये रीडिंग सही दे सके। अगर आप नॉर्मल हैं, आपको सांस की तकलीफ नहीं हो रही, किसी तरह की परेशानी नहीं है और आपका सैचुरेशन कम दिखा रहा है, तो ज़्यादातर ये टेक्निकल एरर ही हो सकती है। उस कंडीशन में आप इसे किसी दूसरे के हाथ में लगा के चेक कीजिए कि कहीं उसके हाथ में भी तो सैचुरेशन कम नहीं दिखा रहा है। अब हम कैसे जाने कि हम वाकई प्रॉब्लम में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, या हमें डॉक्टर के परामर्श की जरूरत पड़ने वाली है। यूजुअली सैचुरेशन किसी भी आदमी का 97-98% के आसपास आता है। कोई भी जब भी आपको खांसी चलेगी, आपको उल्टियाँ होगी या आप पैदल चल के आएंगे, तो आपका सैचुरेशन थोड़ा सा कम हो सकता है, 1-आधा%। लेकिन अगर आप मरीज हैं, आपका सैचुरेशन 95 के आसपास है, 94 के आसपास है, तो इसका मतलब आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जिसके चलते आपका सैचुरेशन हमेशा 94-95 बैठा हुआ है। इसमें घबराने वाली स्थिति तब है जब आप 6 मिनट तक पैदल ना चल पाए। इसको करने का तरीका क्या है, आप 2 कुर्सियां लगा लीजिए 6 फीट की दूरी पे और उनके 10 चक्कर मारिए, गोल गोल घूमिए और अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक कीजिए। अगर आपका सैचुरेशन 3 से 4% नीचे गिर जाता है, आपके बेस सैचुरेशन, मतलब जब आप आराम से बैठे हुए थे, आपने ऑक्सीजन चेक करा और उन कुर्सियों के इर्द गिर्द जब आपने 10 चक्कर लगाए 6 फीट दूर रखी हुई कुर्सियों के, और आपका ऑक्सीजन लेवल आपने चेक करा और ये लेवल 3 से 4% नीचे गिर गए, तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मतलब आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है ना। इसका मतलब है कि आपके लंग्स प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं। आपका ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मली 96-97 के आसपास रह रहा है। आप घर पे बीमारी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको खांसी आई अचानक और उसके बाद आपने अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक किया, तो हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन का लेवल 85 से 90 के बीच में आए। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खांसी के बाद ऐसा अमूमन होता है। आप 5 मिनट के लिए आराम से बैठिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और फिर उसके बाद अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक कीजिए। अगर वो 95-96 आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो परमानेंटली 90-92 के आसपास अटक जाता है, तो फिर आपको डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बीच में मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस ऑक्सीजन लेवल को चेक करना या ज़्यादा समय बार बार पल्स ऑक्सीमीटर को लेकर के अपनी उंगली में लगाने से बेहतर है कि हम आज की तारीख में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे लंग की कैपेसिटीज़ को बढ़ाएंगी, ताकि जब भी हमें बीमारी आए
तो हमारे फेफड़ों की क्षमता इतनी बढ़ चुकी हो कि अगर ये इन्फेक्ट भी होते हैं तो हमें बीमारी से लड़ने में मदद कर सके या हमारे ऑक्सीजन को लेवल को हमारी बॉडी मेंटेन कर सके। तो आज हमें दो काम करने की ज़रूरत है। एक, हमें अपने वजन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने पेट बड़ा कर लिया तो फेफड़ों की जगह कम हो जाएगी। और दूसरा, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए रेस्पायरोमीटर आता है जो आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा। एक हुक्के की तरह का आता है, उसमें 3 बॉल होती है। आप उनको रेगुलर खींचिए और बॉल्स को 10 सेकंड रोकने की कोशिश कीजिए। या आप सिंपली रेस्पायरोमीटर नहीं लेना चाहते तो आप खुद भी लंबी लंबी सांस लेकर के उसे 5 से 10 सेकंड रोकने की कोशिश कीजिए। फिर लंबी सांस लीजिए, फिर 10 सेकंड रोकिए। दूसरी चीज़ है, आप एक ग्लास ले सकते हैं पानी का या एक जग ले सकते हैं और उसमें एक स्ट्रॉ डाल के दिन भर उसमें फूंक मार सकते हैं। इससे आप बाहर हवा निकालने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। ये कुछ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम अपनी लंग की कैपेसिटीज को आज बढ़ाना स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम बीमारी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे उस समय हमारे पास ये मौका नहीं होगा कि रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज से हम अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकें या अपनी बीमारी को ओवरकम कर सकें। सही समय एक्सरसाइज करने का तब है जब आप लोग बीमार नहीं हुए हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस आज से स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।